Hello everyone, welcome back to Jamia RCA. I'm नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। और मैं ब्रीफली आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैंने 2017 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया। मैं तीनों स्टेजेस से मैंने गुजरा हूं अगर मैं यूपीएससी की बात करता हूं, और मैं काफी टाइम से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। तो अगर मैं देखने की कोशिश करूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखूं जामिया आरसीए के, तो 5 to 6 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी से रिलेटेड जितने भी आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। मोस्ट जो एस्पिरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, 3-4 घंटे जो है अपने न्यूज़पेपर में देते हैं, फिर भी वो ना तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और ना ही मेंस में आंसर लिख पाते हैं। तो इसलिए आज हम समझने वाले हैं कि स्मार्टली हम 45 मिनट से लेके 60 मिनट में कैसे हम न्यूज़पेपर्स को कवर करें फॉर रिलेवेंट टॉपिक, जो टॉपिक्स रिलेवेंट है जामिया आरसीए के लिए, या हम बात करें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, वॉट एवर एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, उसके लिए आज हम समझने वाले हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के बारे में समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आखिर न्यूज़पेपर को पढ़ने का बेस्ट वे क्या होता है, तरीका क्या होता है। आप आम सिटीजन की तरह आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपको पढ़ना है पॉलिसी मेकर्स की तरह, कि आखिर न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे, एज ए ब्यूरोक्रेट्स की तरह आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत होती है कि हमारा जो सिलेबस है, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें जो न्यूज़पेपर होता है उससे सिलेबस को कनेक्ट करना है, उससे इंटरलिंक करना है। जब भी हम क्या है जो है न्यूज़पेपर को अच्छे से कवर कर पाएंगे और मैक्सिमम नंबर ला पाएंगे। चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें या हम मेंस की बात करते हैं, तभी हम मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। अगर आप कोई भी अभी तो अगर मैं आरसीए की बात करूं तो 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यूपीएससी की बात करते हैं 70% क्वेश्चन कम फ्रॉम द करंट अफेयर। तो इसलिए करंट अफेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसलिए आप करंट अफेयर्स पर फोकस जरूर दीजिएगा। चलिए, और मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मैं एक्चुअली फीडबैक आईएएस, एक फीडबैक आईएएस है, मैं उस पर पढ़ाता हूँ, मेरे खुद का है। तो मैंने ये एक सिलेबस है सिंप्लीफाई वे में बनाया है और बहुत लंबा सिलेबस बनाया हुआ है। अगर आप ये देखने की कोशिश करेंगे, ये मेरे ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तनवीर सर को भी दे दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस को मैंने सिंप्लीफाइड किया है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, ये जो सिलेबस है ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो जनरल स्टडीज का देखेंगे तो ये प्री एंशियंट में देखेंगे आप। मैंने इसके साथ साथ क्या किए कि आपको बुक्स कौन से रिसोर्सेज से आपको पढ़ना चाहिए, वो सारे मैंने इसमें आप इंक्लूड किए हुए हैं। तो बहुत टाइम लगाता है इसको बनाने में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपकी उंगलियों पे होना चाहिए सिलेबस। आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो आप कुछ भी ना पढ़ें, जब भी कोई भी टॉपिक आए, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कोई भी आर्टिकल्स अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिससे आप प्रीलिम्स भी कवर कर पाएं और मेंस के क्वेश्चंस भी कवर कर पाएं। चाहे हम द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ें या हम इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर पढ़ें, चॉइस आपके ऊपर है, क्योंकि दोनों ही न्यूज़पेपर बहुत अच्छे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे आप जामिया आरसीए की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम जामिया आरसीए के ऊपर फोकस कर रहे हैं क्योंकि मैं जो क्लास कर रहा हूँ जामिया आरसीए के लिए, तो इसलिए जामिया आरसीए के लिए मैं आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो ये मैंने बहुत लंबा बनाया, ये मैं शेयर कर दूंगा, आप सिलेबस को जरूर देखें। तो चलिए, पहले हमने ये देख लिया कि आपका जो सिलेबस जो है वो उंगलियों पे होना चाहिए। तो अब हम न्यूज़पेपर की तरफ बढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसा चाहिए। पहले हम न्यूज़पेपर देख लेते हैं, आज का जो न्यूज़पेपर है ये आज का द हिंदू का न्यूज़पेपर है। आप कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं, चाहे आप
द हिंदू का न्यूज़पेपर लें, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर लें, लेकिन चॉइस आपकी। लेकिन पढ़ना कैसे है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आज कोई भी करंट अफेयर नहीं पढ़ाएंगे। जामिया आरसीए के लिए मैं 3 क्लासेस लूंगा, और आप यकीन मानिएगा कि जो 3 क्लासेस होने वाली हैं, आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होगा अभी जामिया का, उसमें से आपको 3 क्लासेस में से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और आप क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा, केयरफुली होकर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। करंट अफेयर की हमारे पास लिमिटेड क्लास है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये आपकी 3 क्लासेस में जो भी करंट अफेयर्स के सिलेबस है या जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो हम क्या कर पाए, वो हम क्या कर पाए, कवर कर पाए। तो चलिए, ये आप द हिंदू का न्यूज़पेपर देख रहे हैं, ये द हिंदू का फ्रंट पेज है। ये द हिंदू का क्या है, फ्रंट पेज है ये। अगर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा हो द हिंदू का न्यूज़पेपर, तो आप मुझे बताइए क्लियरली दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है आपको द हिंदू का न्यूज़पेपर क्लियरली। और आप एक चीज अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज क्या होता है, फ्रंट पेज हमेशा से इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ सिलेक्टिवली आपको आर्टिकल इसमें से पढ़ने पड़ते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर जामिया आरसीए के आप करंट अफेयर्स को उठाकर देखेंगे, तो कौन कौन से टॉपिक है, पहले तो आपको उसकी लिस्ट बनानी चाहिए, कौन कौन से जो टॉपिक, क्योंकि करंट अफेयर्स इज अ वेरी डायनामिक पार्ट, स्टैटिक पार्ट नहीं है। करंट अफेयर्स जो है बहुत डायनामिक पार्ट है, और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो इसलिए अब आप पिछले साल के देखेंगे, आप सोचेंगे कि जैसा पिछले साल है वैसा ही अगले साल आएगा, ऐसा नहीं, डायनामिक होता है। लेकिन आप पैटर्न को नोट कर सकते हैं, कैसे पैटर्न पर क्वेश्चन आ सकता है, तो हम वही देखने जा रहे हैं। आप ये अगर पहला पेज देखेंगे, तो पहले पेज में कुछ सिलेक्टिवली आर्टिकल्स आपको चुनने पड़ते हैं, कौन कौन से सिलेबस से लिंक्ड है। अगर आप सेकंड पेज आपको देखें, ये जो आप लोकल जो होती है या स्टेट की जो भी न्यूज होती है, उसको आपको स्किप करना पड़ता है। क्राइम की जितनी भी न्यूज है, वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, वो इररिलेवेंट है, वो इनएप्रोप्रिएट है आपके लिए। तो ये न्यूज आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, स्टेट वाली। और आगे आ जाइए, अगर आप देखिए स्टेट्स की न्यूज बिल्कुल भी आपको स्किप कर देनी है। अगर हम न्यूज वाले उस पर आते हैं, न्यूज वाले में कुछ आर्टिकल जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ आर्टिकल इररिलेवेंट होते हैं। मैं एक एक करके सारे आर्टिकल आपको बताने वाला हूं कि आपको पढ़ने कैसे हैं, आपको जामिया आरसीए के लिए कैसे पढ़ना है, मैं सारी चीजें आपको आज बताने जा रहा हूं। तो मैं आपको पहले ये न्यूज पेपर दिखा देता हूँ। हाँ, ये न्यूज वाले आर्टिकल से आपको कुछ चीजें पढ़नी है, वो हम एक एक करके अभी दिखाएंगे। लेकिन जो मैंडेटरी चीज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंडेटरी ये कि आपको एडिटोरियल तो पढ़ना ही है, ये मस्ट है। अगर आप एडिटोरियल नहीं पढ़ेंगे, तो आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है, जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हो सकती। आप एक ब्यूरोक्रेट की तरह नहीं सोच सकते, आप कभी सॉल्यूशन नहीं ला सकते, आप बे फॉरवर्ड नहीं लिख पाएंगे, आप कंक्लूजन नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए आपको ये एडिटोरियल तो पढ़ना ही है, और एडिटोरियल ऐसे पढ़ना है जैसे आप ब्यूरोक्रेट्स हो, जैसे आप पॉलिसी मेकर्स हो, ऐसे आपको द हिंदू के न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल हैं वो पढ़ते हैं। फिर इससे आगे जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो आ जाती है बिजनेस वाला जो पार्ट है। ये जो बिजनेस वाला जो पेज होता है, फिर इसको आपको पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आती हैं। तो आपको बैंक से रिलेटेड हो गया, या इन्फ्लेशन हो गया, तो इससे सारी चीजें जो रिलेटेड हैं, जो इकोनॉमिक में जो चेंज हो रहा है, हमारी जीडीपी ग्रोथ ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है या एप्रिशिएट हो रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर आते हैं। डॉलर क्या स्ट्रांग हो रहा है, गोल्ड क्या हो रहा है। अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करता हूं कि हिंदी मीडियम में
बच्चों को कौन से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं हिंदी मीडियम के लिए सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर और उसके एडिटोरियल भी काफी अच्छे माने जाते हैं। दैनिक जागरण हो गया, जनसत्ता हो गया, अमर उजाला हो गया। आप 3 न्यूज़पेपर में से चुन सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर उठाना है आपको, आपको सारे न्यूज़। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे द हिंदू, जब मैं करोल बाग में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं देखता था कि बच्चे क्या करते थे, जो एस्पिरेंट जितने भी होते थे वो इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते थे, वो द हिंदू का न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे। आपको चूज करना है सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर, एक ही न्यूज़पेपर में आपको मास्टरी हासिल करनी है। आपको सारे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। जैसा मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर जो होता है या करंट अफेयर जो होता है बहुत डायनामिक पार्ट होता है। आप सारी चीजें कवर नहीं कर सकते। आप ऐसा आपने आप क्या करें, आप स्टैटिक को छोड़ दें और करंट अफेयर्स को पढ़ने लगे, तो ऐसा नहीं होता। करंट अफेयर्स के आप लिमिटेड क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए करंट अफेयर्स को आप सिर्फ लिमिटेड चीजों से पढ़ें, आप लिमिटेड रिसोर्स रखें। आप करंट न्यूज़पेपर को पढ़ें और आप कोई एक मैगजीन उठा लें। इससे ज्यादा करंट अफेयर्स के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मैगजीन पढ़े और एक क्या पढ़े, आप द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ लें। अगर मैं प्रेफर करता था, मैं द हिंदू के न्यूज़पेपर को प्रेफर करता था, क्योंकि मुझे द हिंदू का न्यूज़पेपर हमेशा से क्या लगा, पढ़ने में अच्छा लगा। उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, अगर मैं कंपेयर करता हूं इंडियन एक्सप्रेस की, तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्या है, टफ होती है। तो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैंने तो द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ा था। चलिए अब हम एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपको कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने चाहिए। उससे पहले मैं बताऊं आपको कि आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी आर्टिकल में अगर मैं देखने की कोशिश करूंगा कि आखिर एक आर्टिकल में इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी होती हैं, वो हम देखने वाले हैं गाइस, वो हम देखने वाले हैं। वो हम देखने वाले हैं कि अगर कोई भी आर्टिकल अगर हम लेते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है वो देखेंगे हम। किसी भी आर्टिकल जो होता है सबसे पहले क्या होता है उसकी दोस्तों, सबसे पहले होती है हेडलाइन। क्या होती है, अगर कोई भी आर्टिकल है, अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर लेंगे तो सबसे पहले क्या होती है उसकी, आपको हेडलाइन, हेडलाइन होती है। तब आप देखेंगे कि हेडलाइन क्या है उसकी, सबसे पहले आपको देखना है हेडलाइन क्या है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, न्यूज जो होती है वो टेम्परेरी होती है, लेकिन जो इश्यू होता है वो परमानेंट होता है। इश्यू परमानेंट रहता है लेकिन न्यूज टेम्परेरी होती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको किसी भी आर्टिकल में जो देखना है वो देखना है इसका कोर इश्यू क्या है, क्या है इसका जो कोर इश्यूज क्या है वो आपको देखना है। और तीसरी चीज, पहला तो आपको देखना है हेडलाइन क्या है, कोर इश्यू क्या है। तीसरा चीज आपको इसमें नोटिस करनी है आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। आप अगर किसी भी आर्टिकल का, किसी भी न्यूज का अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे उस टॉपिक को, उस टॉपिक को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है दोस्तों, बैकग्राउंड। आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए आखिर उस टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है। और चौथी चीज अगर मैं बात करूं आपको बैकग्राउंड, अगर आपको सिलेबस से लिंकेजेज नहीं है, अगर आप सिलेबस से लिंक करके नहीं पढ़ते हैं, इंटर लिंकेजेज नहीं है सिलेबस से, तो उस टॉपिक का कोई भी मतलब नहीं है। आप न्यूज़पेपर नॉलेज के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए। यू हैव टू क्रैक द एग्जाम, आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सिलेबस से लिंकेज करके ही पढ़ना है। तो क्या वो टॉपिक सिलेबस से लिंक होता है या नहीं, सिलेबस लिंकेजेज, सिलेबस लिंकेजेज होना चाहिए। अगर सिलेबस से लिंकेजेज नहीं है तो आप उस टॉपिक को अवॉइड करें, उस टॉपिक को छोड़ दें, उस टॉपिक को पढ़िए ही मत अगर सिलेबस से लिंकेजेज नहीं है। अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, सिलेबस जो होता है वो आपका मिरर की तरह होता है। अगर आप सामने देखेंगे तो मिरर की तरह होता है कि आपको पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड,
व्हाट नॉट टू रीड, ये आपको सिलेबस बताता है। और जो पीवाईक्यू होते हैं वो आपको ये बताता है कि आपके पैटर्न कैसे रहने वाले हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, और आपका क्वेश्चन जो होगा वो कैसे रहने वाले, ये आपको पीवाईक्यू बताता है। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस आपका शीशे की तरह काम करता है। और पांचवी चीज मैं बता दूं, आखिर पांचवी चीज क्या होना चाहिए उसमें, वाई इज इंपॉर्टेंट। वाई इज इम्पोर्टेंट, आप कोई भी आर्टिकल पढ़े तो आपको ये पता होना चाहिए आखिर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव या जामिया आरसीए पर्सपेक्टिव, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमने पांच चीजें हमने पता कर ली कि आखिर कोई भी टॉपिक आपको कैसे पढ़ना है, ये चीजें। और फिर छठी चीज हो जाती है, क्या क्या इस टॉपिक से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है या नहीं, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन पाएगा या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। और सातवीं चीज हो गई, क्या मेंस का क्वेश्चन बन सकता है इससे, नहीं। और आठवीं चीज हो गई कि वे फॉरवर्ड क्या होगा इसका, इसका वे फॉरवर्ड क्या होने वाला है। ये आपको पांच छह चीजें आपको पता होना चाहिए किसी भी आर्टिकल को पढ़ने के लिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर आप कोई आर्टिकल पढ़ें, कोई भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ें, आपके दिमाग में ये 7 चीजें तो होनी चाहिए, 7 चीजें। अगर आप 7 चीजें नहीं करना चाहते, अगर आप इन चीजों को अवॉइड करना चाहते हैं कि हम ये पीवाईक्यू में देख लेंगे या हम मॉक टेस्ट में देख लेंगे, तो कम से कम 5 चीजें आप अपने दिमाग में जरूर रखें। कोर इश्यूज आपको पता होना चाहिए, कोर इश्यू क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और सिलेबस लिंकेजेज है या नहीं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो ये 5 चीजें आपको गाइस पता होना चाहिए। आगे चलते हैं और हम न्यूज़पेपर को समझने की कोशिश करेंगे, न्यूज़पेपर क्या कहता है। ये हमारा न्यूज़पेपर है, फ्रंट पेज है, आप फ्रंट पेज पर आइएगा। फ्रंट पेज पर आ जाइए। तो फ्रंट पेज पर आए और फ्रंट पेज पर हम पहली न्यूज देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहली न्यूज देखने की कोशिश करेंगे तो पहली न्यूज की जो हेडलाइन है वो क्या है, पहली न्यूज की जो हेडलाइन है, इबोला क्राइसिस इंडिया अफ्रीका समिट पोस्टपोन। अब इबोला क्राइसिस की वजह से क्या हुआ है, जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हो रही थी उसको क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन गाइस हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आखिर पोस्टपोन क्यों कर दिया, यूपीएससी या जामिया आरसीए इस बात को कुछ उसको केयर नहीं है कि आखिर क्यों इसको पोस्टपोन किया गया। अब अगर जामिया आरसीए में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये नहीं बनेगा कि आखिर पोस्टपोन क्यों की गई है, क्वेश्चन ये बनेगा कि आखिर बताइए इबोला क्या होता है, इबोला का वायरस, इबोला कैसे फैलता है, और इबोला का ट्रांसमिशन कैसे होता है, सबसे पहले इबोला कब फैला था, और कौन सी कंट्रीज में इबोला फैलता है, क्या एशिया के अंदर होता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में होता है, या हम बात करते हैं साउथ अमेरिका में होता है, नॉर्थ अमेरिका में फैलता है। तो ये क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बता दूं आपका कि आखिर इबोला होता क्या है, व्हाट इज इबोला। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि आखिर इबोला क्या होता है, इबोला के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, और इबोला के ऊपर आपकी बहुत सारी चीजें बन सकती है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा वैक्सीन डिप्लोमेसी पे, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, वैक्सीन डिप्लोमेसी। आप मुझे बताइए क्या इबोला की कोई भी वैक्सीन अभी तक डेवलप्ड हुई है या नहीं, और मुझे बताइए आखिर इबोला वायरस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, अगर किसी को इबोला वायरस से आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। आपको पता हो इबोला वायरस के जो सिम्टम है वो मलेरिया की तरह ही होते हैं, जैसा मलेरिया के सिम्टम होते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन इबोला वायरस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा आपको वैसे, इस आर्टिकल को अंदर कुछ पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने हेडलाइन पढ़ ली, आपने ये पढ़ लिया
आपने क्या किया, हेडलाइन पढ़ ली एबोला क्राइसिस की, तो आपको आगे पढ़ने की, आपको बस यही पढ़ने, आपको ये पता होना चाहिए क्या ये सबमिट जो होती वो क्या हो गई, सबमिट को क्या कर दिया गया, सबमिट को कैंसिल कर दिया गया। अगर मैं थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करूं कि फॉर्म सबमिट क्या हो गई है, वो कैंसिल हो गई है, जो 28 से 31 तारीख को होने वाली थी। और एक चीज हो रही है, ये सबमिट जो है वो 11 साल के बाद होने वाली थी। अगर आप देखेंगे नियरली 11 ईयर इन, ये 11 साल के बाद होने वाली थी। पहले जो हुई थी 11 साल पहले हुई थी, अब 11 साल के बाद होने वाली थी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है, कलेक्टिव कोऑपरेशन। कलेक्टिव कोऑपरेशन हुई है, यहां पर इबोला वायरस आ रहा है, तो इबोला वायरस के लिए कलेक्टिव कोऑपरेशन चाहिए। सारी जो कंट्रीज हैं उनको क्या करना चाहिए, वो कलेक्टिव कोऑपरेशन करें, वो इबोला वायरस को एलिमिनेट करने में उन देशों की मदद करें। और ये कहां पर फैल रहा है, अभी अभी ये फैल रहा है युगांडा एंड डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो है, वहां पर फैला। और सबसे पहले जो फैला था वो इबोला, वो कहां पर आया था, 1976 में, वो डेमोक्रेटिक कॉन्गो वहां पर आया था। यहाँ पर एक इबोला रिवर है, वहां से ही फैला था। तो सबसे पहले आपको क्या था, वैक्सीन डिप्लोमेसी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैक्सीन डिप्लोमेसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इबोला के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बता दूं आपको, WHO। आपको ये पता होना चाहिए, WHO पर क्वेश्चन आपको बन सकता है कि WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, कब इस्टेब्लिश हुई थी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं। आपको सारी चीजें WHO के बारे में पता होना चाहिए। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं, वो जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो इबोला हो गया ग्लोबल। और मैंने जैसे मैं अब जो क्लास लेने वाला हूँ नेक्स्ट 2 डेज में, जो लास्ट क्लास होगी मैं उसमें इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ाऊंगा। तो एक चीज जो है इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंडिया और अफ्रीका रिलेशन। क्या हो जाता है, इंडिया और अफ्रीका रिलेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया और अफ्रीका रिलेशन। और मैं उसमें आपको पढ़ाऊंगा, इंडिया और अफ्रीका रिलेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं। और ये तो हो गया इंडिया और अफ्रीका रिलेशन। और हो गया आपको क्या इसमें देखना, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के बारे में देखना है। और अफ्रीका, जैसा आपको पता होगा, अफ्रीकन यूनियन क्या है, वो G20 का मेंबर बन चुका है। इंडिया जब G20 इंडिया के अंदर हुई थी तो उसको G20 का मेंबर बनाया गया था। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीकन यूनियन के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको पहले आपको पता होना चाहिए हेडलाइन के बारे में हमने पढ़ा, ये किससे रिलेटेड है, ये इबोला क्राइसिस से। फिर आपको पता होना चाहिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, नहीं सॉरी, पहले हेडलाइन, फिर कोर इशू क्या है, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो क्या है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। और मैं आपको ये सिलेबस से लिंक करके दिखाता हूँ, सिलेबस से लिंक। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंटरनेशनल रिलेशन। ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं यूपीएससी की तरफ देखूं तो ये जीएस पेपर 2 में आएगा। किस में आएगा, जीएस पेपर 2 के अंदर आएगा। इंटरनेशनल रिलेशन जो है यूपीएससी ने सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो जीएस पेपर 2 के लिए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी और कुछ रह रहा है, मुझे बताइए इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो हम पढ़ सकते हैं, बताइए गाइज, बताइए गाइज, और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, और क्या इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ सकते हैं। सर ये न्यूज़पेपर के अंदर क्या? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इबोला जो वायरस है उसको क्या किया है, WHO ने क्या कर दिया है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है। PHEIC, क्या बोलते हैं, PHEIC जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये पता होना चाहिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एंड इंटरनेशनल जो कंसर्न है वो कब किया जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके RCA के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कब डिक्लेयर किया जाता है। कोई भी डिजीज क्या होती है, सडन फैलती है या बहुत इमीडिएटली फैलने लगती है, जैसे इबोला वायरस फैल रहा है तो क्या किया जाता है, एक तो सडन फैल रही है, और दूसरा
जिस रीजन में वो फैल रही है, जिस रीजन में मान लीजिए इबोला वायरस अभी क्या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फैल रहा है, अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से वो किसी और कॉन्टिनेंट या किसी और स्टेट में इंपैक्ट डालता है, तब इसको क्या किया जाता है, तब PHEIC को डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये WHO करता है इसको, तो WHO ने किया। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमने बताने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अगर आपको समझ में आ रही हो तो आप कमेंट्स में बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, हमने इसमें डिस्कस की। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको जो आर्टिकल्स पढ़ने हैं, हमने बताया कैसे पढ़ने, वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। द हिंदू के न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल्स हैं वो आपको सिलेबस से इंटरलिंक करके पढ़ने हैं। अगर आप विदाउट सिलेबस से इंटरलिंक करेंगे तो वो क्या होंगे, वो इररिलेवेंट होंगे, वो इनएप्रोप्रिएट होंगे। आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, आपको ना पॉलिटिकल चीजें पढ़नी है, ना स्पोर्ट्स पढ़ना है, ना क्राइम पढ़ना है, ना लोकल जो चीजें होती हैं वो भी नहीं पढ़ना, स्टेट की कोई भी न्यूज नहीं पढ़नी है। और सारी जो न्यूज पढ़नी, ना आपको सेलिब्रिटी वाली पढ़नी है, ना बॉलीवुड की न्यूज पढ़नी है। आपको जो न्यूज पढ़नी है, जो सिलेबस से रिलेटेड है, वही न्यूज आपको पढ़नी है। सिलेबस से अगर थोड़ा सा भी हटके वो आपको न्यूज नहीं पढ़नी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं नेक्स्ट, आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक देखने की कोशिश करूं, नेक्स्ट टॉपिक जो है, आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा इसमें पढ़ना है, सेडिशन। सेडिशन के ऊपर टॉपिक आया है। सबसे पहले आप हेडलाइन देख के ही समझ जाएंगे कि ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, हमको इसको टॉपिक को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपने सिलेबस को मगअप किया होगा, सिलेबस को अच्छे से रटा होगा। मैं क्या करता था, जब मैं प्रिपरेशन करता था, सिलेबस को ना अपने सामने टेबल पे लगा के रखता था, जिससे जब भी मैं देखूं तो मुझे सिलेबस पता होना चाहिए, कौन सा सिलेबस किसमें। चाहे मैंने मेंस की तैयारी की हो या प्रीलिम्स की तैयारी की हो, तो मैंने सिलेबस को हमेशा प्रायोरिटी दी है। दो चीजें मेरे लिए रामबाण साबित हुई हैं, एक तो सिलेबस सबसे ज्यादा, और दूसरा PYQ। चाहे हम मेंस की बात करते हैं, प्रीलिम्स की बात करें, दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी प्रिपरेशन में। आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपको जब पता ही नहीं होगा कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप जब आपको पता ही नहीं होगा सामने जो मछली है उसकी आंख में मानना है या साइड से मानना है या इधर मानना है, तो आपको जब पता ही नहीं, जब आपको पता है कि मछली की आंख में मानना है, तब आप क्या कर पाएंगे, तब आप चीजों को क्रैक कर पाएंगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। तो आपको चीजें जब भी आप पता कर सकते हैं जब आपको सिलेबस का पता हो। अब ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे, सेडिशन वाले को गाइस बताइए, गाइस सेडिशन वाले को कैसे पढ़ेंगे, आखिर सेडिशन वाले को हम कैसे पढ़ेंगे बताइए। आप लोग कमेंट करके आप लोग कमेंट और कर इसमें सकते हैं। कोर इश्यूज कौन कौन से बन सकते हैं सेडिशन वाले में, बस कोर इशू बताइए। इस जो आर्टिकल है उसमें हमने हेडलाइन पढ़ ली, ये हो गया हेडलाइन। सेडिशन ट्रायल कैन गो इफ अक्यूज इज बिलिंग, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर अक्यूज बिलिंग है तो सेडिशन कैन गो। आपको जैसा पता होगा 2022 से सेडिशन पे स्टे लगा हुआ है। अब क्या स्टे खोल दिया है, क्या क्या मुझे ये बताइए, टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं इसका कोर इशू देखूंगा तो इसके कोर इशू क्या होंगे, व्हाट इज द कोर इशू। अगर इस टॉपिक के कोर इशू देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला जो कोर इशू होगा, अगर सेडिशन क्या होता है, आप गाइस मुझे चैट बॉक्स में बताइए सेडिशन क्या होता है, सॉरी सेडिशन क्या होता है, व्हाट इज सेडिशन। सेडिशन ये होता है कि अगर आप सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन दिखाएं, चाहे आप वर्ड्स के थ्रू हो, चाहे आप स्पीकिंग के थ्रू हो, चाहे राइटिंग के थ्रू हो, किसी की थ्रू अगर आप डिसअफेक्शन दिखाते हैं सरकार के खिलाफ, तो उसको क्या किया जाता है, उसको काउंट किया जाता है
सेडिशन। और आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना सेडिशन बिल्कुल नहीं है। ऐसा कहते हैं कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना सेडिशन है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना सेडिशन नहीं है। तो पहला सबसे बड़ा जो कोर इशू आता है वो आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे बड़ा इसका कोर इशू है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर आप आर्टिकल 19 देखेंगे तो आपको, अगर आप पॉलिटी देखेंगे, इफ यू सी द पॉलिटी बुक, अगर जिस भी सोर्सेज से आप पढ़ रहे हैं, अगर आप लक्ष्मीकांत को देखने की कोशिश करेंगे तो लक्ष्मीकांत में जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट जो है वो कैसे राइट है, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो रिस्ट्रिक्शन वाला वर्ड है वो यूज करती है और फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या कर देती है, कर्टेल कर देती है। पहला जो कोर इशू हो गया वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करती है, सेडिशन के नाम पर, रेस्ट्रिक्शन के नाम पर गवर्नमेंट इसको क्या करती है, वो करती है। और दूसरा जो है नेशनल सिक्योरिटी, दूसरा इशू आ गया, जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके नाम पर सेडिशन लगाती है। और तीसरा कोर इशू क्या हो सकता है गाइस, तीसरा कोर इशू है जुडिशरी। आखिर जुडिशरी क्या कर रही है, इतना पुराना लॉ, कॉलोनियल टाइम का लॉ, जो सेडिशन है, सेडिशन क्यों बनाया गया था, सेडिशन इसलिए बनाया गया था, सेडिशन बना था 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में। इसलिए बनाया गया था कि गवर्नमेंट जब ही सरवाइव कर सकती है जब उसकी ओपिनियन जो हो बैड है, उसके बारे में जो ओपिनियन हो वो गुड हो। अगर बैड ओपिनियन है तो वो सरवाइव नहीं कर सकती। और सेडिशन कब आया था, सेडिशन, अगर सेडिशन की बात करते हैं, सेडिशन का जो ड्राफ्ट जो बनाया था वो मैकॉले ने बनाया था 1870 में। कब बनाया था, 1870 में। और अभी जो अगर मैं बात करूं, इंडिया में सेडिशन इज क्राइम है। सेडिशन जो है अभी कानून में तब्दीली की गई है, आईपीसी को कर दिया गया, बीएनएसएस किया कर दिया गया है। तो सेडिशन तो खत्म नहीं किया गया है, लेकिन नाम चेंज कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है। तो उसी के ऊपर हमारा, तो ये क्या हो गया, नेशनल सिक्योरिटी के लिए हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए हो गया, जुडिशरी के लिए हो गया, कॉलोनियल लॉ के लिए हो गया, सिविल लिबर्टीज हो गई। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं तो आपको इससे इंटरलिंक करना है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अगर मैं यूपीएससी की बात करता हूं, ये टॉपिक जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स में ये टॉपिक पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रीलिम्स में टॉपिक फंडामेंटल राइट से आप इंटरलिंक कर सकते हैं इसको, आप आर्टिकल 19 से इसको इंटरलिंक कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, जुडिशरी से इंटरलिंक कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी से इंटरलिंक कर सकते हैं, आप सिविल लिबर्टी से इंटरलिंक कर सकते हैं, और आप क्या इंटरलिंक कर सकते हैं, जो कॉलोनियल लॉ है वो अभी तक सरवाइव क्यों कर रहे हैं, उनको रिपील क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों हम जो है कॉलोनियल लॉ को, अभी भी देश हमारा आजाद हो गया, हम इंडिपेंडेंस हासिल कर ली है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कॉलोनियल लॉ को। और ये जो लॉ है सेडिशन लॉ, आपको जैसा पता होगा, सेडिशन लॉ के अंदर महात्मा गांधी हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, उनको भी इसी लॉ के अंदर अंग्रेजों ने इम्प्रिजमेंट दी थी। क्या दी थी, इसी लॉ के अंदर इम्प्रिजमेंट दी थी। तो और दूसरी एक चीज और मैं यहाँ पर बता दूं, एक क्वेश्चन उठता है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पर। किसका क्वेश्चन उठता है अगर हम सेडिशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। आपको पता होना चाहिए गाइस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका जामिया आरसीए में। और एक क्वेश्चन बनता है लिबर्टी वर्सेस सिक्योरिटी, लिबर्टी वर्सेस सिक्योरिटी पे। आप मुझे बताइए लिबर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पर आपको क्वेश्चन बन सकता है। लिबर्टी के ऊपर जामिया आरसीए में आपके क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज लिबर्टी, लिबर्टी क्या होता है, लिबर्टी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आखिर लिबर्टी क्या होता है, और पॉलिटी क्या कहती है इसके बारे में, हमारा संविधान क्या कहता है इसके बारे में। तो आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सेडिशन लॉ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मिसयूज। इस लॉ का जो गवर्नमेंट है हमारी, वो क्या करती है, इस लॉ का सबसे ज्यादा मिसयूज करती है सेडिशन का। वो क्या करती है, पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए लोगों पर सेडिशन लगाती है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना इज नॉट सेडिशन, वो सेडिशन नहीं है, लेकिन वो क्या करती है, सॉरी,
लेकिन क्या करती है, सेडिशन लगाकर जो आपके विपक्ष के नेता हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, उनको जेल में डालती है। तो सेडिशन लॉ का जो मिसयूज बहुत ज्यादा किया जाता है। क्या किया जाता है? बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने इसमें डिस्कस की कि आखिर सेडिशन के बारे में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आपको पता होना चाहिए सेडिशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेडिशन, आपको पता होना चाहिए कि कौन इसके आर्गुमेंट फेवर में है सेडिशन के, कौन इसके अगेंस्ट है। जब भी हम आंसर लिखते हैं तो आपको 2 आर्गुमेंट विद एग्जांपल, आपको 2 आर्गुमेंट लिखने पड़ते हैं, विद एग्जांपल लिखने पड़ते हैं। ऐसे 2 आर्गुमेंट, 4 आर्गुमेंट बॉडी के पार्ट में आपको लिखने पड़ते हैं। जो भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें। तो मैंने बताया सेडिशन के बारे में, आपको इसके कोर इशू पता चल गए, आपको पता चल गया कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या था, और आपको पता चल गया बैकग्राउंड के बारे में और इसके आर्गुमेंट कौन फेवर में कौन अनफेवर में। और आखिर जब बीएनएसएस आया है, जिसको आईपीसी को कन्वर्ट किया है, तो उसके अंदर क्या सेडिशन इंक्लूड है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है। अगर आप केदारनाथ के जजमेंट की बात करेंगे, आपको केदारनाथ का जजमेंट आया, वो क्या कहता है, इस पर आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपको सारी चीजें इंटरलिंक करनी। जब भी आप कोई भी पॉलिटी का आर्टिकल पढ़ें तो आपको क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशन इस पे क्या कहता है, कौन सा आर्टिकल इसको डील करता है, और आपको पता होना चाहिए कौन सी कमेटी इसको डील करती है। आपको पता होना चाहिए लॉ कमीशन इस पर क्या कहता है, आपको पता होना चाहिए एआरसी की रिपोर्ट इस पर क्या कहती है, और आपको पता होना चाहिए कोई इंडेक्स है इसके बारे में बात करता है या नहीं। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको एक पूरा क्वेश्चन तैयार, आंसर का पूरा जो क्या कहते हैं, पूरा आंसर तैयार करके देता है, एक फॉर्मा बना के देता है ये आंसर। तो आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। आप मुझे बताइए इसमें और क्या हो सकता है इस आर्टिकल में, हम और क्या डिस्कस कर सकते हैं अगर इस आर्टिकल में। जीएस पेपर 2 के लिए हो गया, ये तो हमने देख लिया कि पॉलिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कोई चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, बताइएगा। और कोई चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हमें न्यूज, जो स्टेट न्यूज है वो नहीं पढ़नी है। ये भी जो, अगर मैं न्यूज वाले सेक्शन में आता हूँ, अगर आप न्यूज वाले सेक्शन में देखने की कोशिश करेंगे तो ये मेमोरियल अनवीर सियोल, ये आपको बहुत ही क्विकली पढ़ने हैं, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बहुत क्विकली हेडलाइन देख लेनी है और बीच में थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये जो टॉपिक्स हैं इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ज्यादा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आ जाइए। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो टॉपिक हो जाता है लद्दाख, जो स्टेट हुड की डिमांड कर रहा है। वो हमारे लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो टॉपिक मैंने आपको दिखाए न्यूज के अंदर, वो पॉलिटिकल टॉपिक है, वो आपके एग्जाम से उनका कोई लेना देना नहीं है, अनरिलेटेड टॉपिक है, इनएप्रोप्रिएट टॉपिक है, इररिलेवेंट टॉपिक है। तो ये हम टॉपिक देखने वाले हैं, जो है लद्दाख सिविल सोसाइटी लीडर टू मीट होम मिनिस्टर ऑफिशियल टुडे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसको हमें
थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूं कि हम यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे हम जामिया आरसीए की बात करें और एनी कम्पिटिटिव एग्जाम के आखिर न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है, हम वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब हम ये वाला टॉपिक देखने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, लद्दाख सिविल सोसाइटी लीडर टू द मीट टुडे। अब मुझे बताइए लद्दाख जो है वो स्टेटहुड या 6 शेड्यूल की डिमांड क्यों कर रहा है, उसका क्या रीजन है? मैंने आपको हेडलाइन बता दी, हेडलाइन आपको बता दी कि हेडलाइन क्या है, लद्दाख सोसाइटी लीडर्स मीट यूनियन होम मिनिस्टर ऑफिशियल टुडे। तो मैंने आपको हेडलाइन बता दी। अब मुझे बताइए इसमें कौन कौन से कोर इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं, इस जो हेडलाइन है उस टॉपिक के कौन से कोर इश्यूज हो सकते हैं। फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों डिमांड किया जा रहा है। अगर आपने 5W का सुना हो कि 5W, तो आपको हमेशा टॉपिक में 5W जरूर ढूंढने चाहिए। एस व्हाट हैपेंड, व्हाई दिस हैपेंड, व्हेन दिस हैपेंड, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए 5W के बारे में। तो लद्दाख के बारे में आपको बता दूं कौन कौन से इश्यूज इसके अंदर हो सकते हैं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो इश्यूज है वो हो सकता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्योंकि अगर आपको पता होगा गाइस 2019 से पहले क्या था, लद्दाख जो था वो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था। किसका था? जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था। आफ्टर द 370 को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। उसके बाद क्या है, जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को लेजिस्लेचर के साथ बनाया गया, लेकिन लद्दाख को क्या है विदाउट लेजिस्लेचर बनाया गया। तो क्या है, ये एक फेडरलिज्म का इश्यू हो जाता है। आप मुझे बताइए जो यूनियन टेरिटरी होती है उसको कौन पावर, किसके पास पावर होती है, उसको कौन क्या करता है, उसको कौन चलाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है उसका। अगर मैं बात करता हूं यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा चलाई जाती है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन ऑथराइज करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऑथराइज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सारी पावर जो है और जो भी फैसले होंगे, जो भी डिसीजन होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो क्या हुआ, लद्दाख के पास कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, कोई भी लोकसभा की सीट नहीं थी, पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत वीक थे, स्टेटहुड उनके पास नहीं थे, उनको फैसला लेने की उनके पास कोई नहीं था। तो पहला जो इश्यू हो जाता है वो हो जाता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का इश्यू हो जाता है क्योंकि पावर लेस हो गए लद्दाख के। दूसरा क्या हो जाता है, ट्राइबल राइट्स। क्या हो जाता है, ट्राइबल राइट्स हो जाते हैं। दूसरा जो हमारा इशू आ जाता है वो आता है ट्राइबल राइट्स आता है, कि ट्राइबल्स के राइट जो हैं वो छीने जाएंगे। आप मुझे बताइए, अगर जहां पर 6 शेड्यूल नहीं है, 6 शेड्यूल नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, ट्राइबल्स के राइट्स को वायलेट किया जाता है। ट्राइबल्स के जो राइट हैं उनको क्या किया जाता है, उनको छीना जाता है। तो इसलिए ट्राइबल्स के जो राइट्स हैं वो दूसरा इशू हो जाता है। तीसरा इशू क्या हो जाता है, 6 शेड्यूल। इसमें क्या आएगा, 6 शेड्यूल। तीसरा इशू आपको पता होना चाहिए व्हाट इज 6 शेड्यूल। अगर कोई भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी को 6 शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया जाता है, और 6 शेड्यूल में इंक्लूजन कौन करता है, किसके पास पावर होती है 6 शेड्यूल में इंक्लूजन करने के। अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड कर भी दिया जाए तो उनको क्या बदलाव आएंगे, ऐसा क्या होगा कि वो 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। और तीसरा जो इशू है, आप इसमें अगर देख सकते हैं, तीसरा इशू है, जो चौथा इशू है आर्टिकल 370। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज आर्टिकल 370 और रिमूव होने के बाद क्या हुआ। और चौथा, अगर मैं पांचवा देखूं तो आप एक जो बहस छिड़ गई है या एक डिबेट है, यूनियन टेरिटरी वर्सेस स्टेट। तो यूनियन यूटी वर्सेस स्टेट,
आपको पता होना चाहिए कि यूटी की क्या पावर होती है, स्टेट की क्या पावर होती है, यूनियन टेरिटरी को बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, और स्टेट को किसी भी यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड देने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, यह आपको पता होना चाहिए। और सातवां है रीजनल एस्पायरेशन। व्हाट इज गाइस? सातवां आपका हो गया रीजनल एस्पायरेशन। ये आपको 7 चीजें इसके अंदर कोर इश्यूज हैं। पहला आपको फेडरलिज्म के बारे में पता होना चाहिए। आखिर फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म क्या होता है? दो सेंटर और स्टेट के बीच जो पावर शेयरिंग होता है उसे फेडरलिज्म बोलते हैं। ट्राइबल राइट्स क्या हो रहे हैं? वायलेट्स हो रहे हैं। 97% लद्दाख में क्या है? ट्राइबल है। कितने? 97% ट्राइबल है। और 6 शेड्यूल आपके पता होना चाहिए। व्हाट इज द 6 शेड्यूल और कौन कौन से स्टेट्स इसके अंदर हैं? जो स्टेट इसके अंदर 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं उनको कौन सी पावर मिलती है? क्या 6 शेड्यूल के अंदर स्टेट कोई भी लॉ बना सकती है या नहीं बना सकती है? ऑटोनोमस काउंसिल क्या होती है ये आपको पता होगा ना। ये आप यहाँ पर 2 काउंसिल की बात करते हैं। यहाँ पर 2 जो काउंसिल है, कौन कौन सी काउंसिल है अगर मैं बात करूं, आपको जैसा पता होगा कि सोनम वांगचुक को क्या किया गया था? डिटेन किया गया था। कौन से लॉ के अंदर? सोनम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर मार्च 14 को उनको क्या किया? डिटेन कर दिया गया। उसके बाद क्या है? दोनों जो लेह अपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, दोनों क्या कर रही है? दोनों जो स्टेट मिनिस्टर है होम मिनिस्ट्री के, उनसे मिली हैं और वो डिमांड जो कर रही है किस चीज की, मैंने बता दिया। स्टेटहुड की डिमांड है, 6 शेड्यूल की डिमांड है, 6 शेड्यूल। और किस चीज की डिमांड है? पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड है। और किस चीज की डिमांड है? और डिमांड है 2 लोकसभा की सीट का। अभी कोई भी सीट्स नहीं है, उनका कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लोकसभा में कोई भी सीट नहीं है लद्दाख की। तो ये सारी चीजें डिमांड कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोर इश्यूज। हमने कोर इश्यूज दिए, बैकग्राउंड समझने की कोशिश की, और आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है जनरल स्टडीज का जो पेपर 2 है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जामिया आरसीए के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स है। कल हमारी जो क्लास होगी उसमें हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के करंट अफेयर्स बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वो कल की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। जामिया आरसीए के लिए पॉलिटी सेक्शन से आप देखेंगे क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए हमारे कल की जो पहली क्लास होगी वो हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस की लेकर आ रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है गाइस। बिल्कुल भी इसको कल की जो क्लास है उसको बहुत ही केयरफुली देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। तो हमने बताया कौन कौन सी चीजें इसके अंदर थी। और अगर मैं इसमें कोर थीम देखने की कोशिश करूं, कोर थीम कौन कौन सी हो सकती है? अगर आप जीएस पेपर की बात करते हैं, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस अगर मैं बात करूं कि क्या लद्दाख को 6 शेड्यूल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, स्टेटहुड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो ये आ जाता है सोशल जस्टिस में आ जाता है। वेलफेयर टारगेटिंग एक हमारा एक टॉपिक है, तो वेलफेयर टारगेटिंग में आ जाता है, डाटा गवर्नेंस में आ जाता है, और एक जो डिबेट होती है वो है इक्वालिटी, इक्वालिटी की डिबेट है, उसके अंदर आपको ये टॉपिक कवर होता है इक्वालिटी। कि अगर हम क्या कर रहे हैं, स्टेट जो हम क्या था, यूनियन टेरिटरी था, अब हम उसको स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या हम इक्वालिटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने ये टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। आपको जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाए आई होप आपको समझ में आए हों कि यूपीएससी या जामिया आरसीए के लिए न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है। न्यूज़पेपर से वही टॉपिक आप उठाइएगा जो आप इंटरलिंक कर सकें सिलेबस से। आप इररिलेवेंट टॉपिक मत उठाइएगा, क्योंकि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। जैसे मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट वेस्ट टाइम ऑन न्यूज़पेपर लाइक 3 hours और स्टिल कैन नॉट सॉल्व द प्रीलिम्स क्वेश्चन। तो इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप स्ट्रेटेजी बनाकर करिएगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें।
ना अपने माँ बाप का पैसा खर्च करें, ना अपना टाइम बर्बाद करें। तो इसलिए टाइम वेस्ट, मैं हमेशा एस्पिरेंट को एक जो एडवाइस है वो जरूर देता हूँ कि टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, बहुत डेडिकेशन से करें, बहुत कंसिस्टेंसी से करें, बहुत डिसिप्लिन से करें। अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें और आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करें। तो हमने ये वाले टॉपिक हमने डिस्कस करने की कोशिश करी, और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो गाइस एक टॉपिक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल हम डिस्कस करेंगे, सॉरी परसों हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी आपके इंपॉर्टेंट बायलेटरल रिलेशंस है वो हम सारे डिस्कस करने वाले। हम ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे, प्लेसेस इन न्यूज को डिस्कस करेंगे, तो सारी चीजें, और जो इंडेक्सेस हैं जो आने के चांसेस हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इसमें से और कोई इंपॉर्टेंट है? SC डिक्लाइन द प्ली फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर अडानी प्रोजेक्ट एंड MP। तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फॉरेस्ट राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। हमारे लिए कॉकरोच पार्टी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आई होप आप सुन रहे होंगे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। फ्रॉम रियली पॉलिटिकल कैचफियर डांस, ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ये कोई सिलेबस से आपको हेल्थ वाले जो सेक्शन होता है, हेल्थ वाला जो पेज होता है उसमें कभी कभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाते हैं, समटाइम जो आपके सिलेबस से कनेक्ट कर जाते हैं, लेकिन आप डेली इसमें नहीं आते हैं, तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है एडिटोरियल। एडिटोरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। आप चाहे द हिंदू न्यूज़पेपर की बात करें या आप बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, तो ये जो एडिटोरियल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने ब्रीफली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लद्दाख के इशू के बारे में। तो लद्दाख के इशू के बारे में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में एडिटोरियल लिखा है। तो अब मैंने वो आर्टिकल बताया आपको कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, वही मैं आपको यहाँ पर रिपीट करूंगा कि आपको कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। एडिटोरियल कैसे पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एडिटोरियल आपको पढ़ना कैसे। हम यहाँ पर एडिटोरियल डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, बिकॉज अगर मैं एडिटोरियल डिस्कस करने लगा यहाँ पर तो क्लास काफी लंबी हो सकती है और हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, हम एडिटोरियल डिस्कस नहीं कर सकते। आई कांट डिस्कस द एडिटोरियल हियर। हम सिर्फ बताएंगे कि एडिटोरियल को पढ़ा कैसे जाता है, आखिर हम क्योंकि एडिटोरियल में हमेशा क्या होता है, हमेशा जो होता है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम्स क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, उसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो अगर लद्दाख की प्रॉब्लम है तो लद्दाख की प्रॉब्लम का पहले तो वो लद्दाख की प्रॉब्लम आपको बताएंगे, फिर आपको बताएंगे आखिर उसमें इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, फिर आपको वो इसका सॉल्यूशन देंगे कि सरकार क्या करे, सरकार को क्या करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अगर कोई भी आप ये पूरा एडिटोरियल है, ये आप पढ़ लीजिए, इतना लंबा एडिटोरियल है, इतना लंबा एडिटोरियल। इस लंबे एडिटोरियल में आपको वही चीजें उठानी है। 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए एडिटोरियल में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस चीज पे, वही हो गया ना, हेडलाइन हो गई, एडिटोरियल की हेडलाइन हो गई। फिर आपको पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए इसके फिर आपको पता होना चाहिए इसके कोर इश्यूज क्या है, व्हाट इज द कोर इश्यूज। तीसरा आपको पता होना चाहिए आखिर इस कोर इश्यूज में प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। और चौथा आपको पता होना चाहिए इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, या हम कह सकते हैं इसका हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं, हम अपनी ओपिनियन क्या दे सकते हैं। हमारी ओपिनियन इतना मैटर नहीं करती है, माई ओपिनियन डजंट मैटर, मैटर करती है कि आप सॉल्यूशन दें किस चीज के साथ, आपके पास
वैलिड आर्ग्यूमेंट हो, आपके पास वैलिड चीजें हो कि आप कोई कमेटी को रेफर कर दें, किसी चीज को भी रेफर कर दें, लेकिन आपके खुद का ओपिनियन नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस सॉल्यूशन होना चाहिए, जिससे क्या हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। आप कोई भी चीज देखेंगे, चलती वही चीज है जिसका आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। चाहे आप स्टार्टअप ले लें, कोई भी चीज ले लें, जब तक आप सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो चीज वर्क नहीं करेगी। एडिटोरियल जो होता है, एडिटोरियल हम इसलिए पढ़ते हैं, हम एडिटोरियल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम फ्यूचर के ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, हम फ्यूचर में पॉलिसी मेकर बनेंगे। अगर हमारे सामने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा लद्दाख जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स का काम क्या होता है? बेसिकली ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, जो कोर इश्यूज होते हैं सोसाइटी में, उनको सॉल्व करना होता है। तो प्रिपरेशन के दौरान ही आप खुद को ऐसा मान के चलिए, मैं एक सिविल सर्वेंट हूं, मैं एक ब्यूरोक्रेट हूं, अगर ये प्रॉब्लम मेरे सामने आएगी तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, अगर ये वाली प्रॉब्लम मेरे सामने आएगी तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। तो आपको बेसिकली जब भी आप एडिटोरियल पढ़ें, तो आप उसका ओपिनियन ऐसा बनाएं कि मैं ब्यूरोक्रेट हूं और इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। अगर ये प्रॉब्लम होगी तो मैं इसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकालूंगा, ये बैलेंस सॉल्यूशन इस तरीके से हो सकता है, अगर मैं इस सिचुएशन में फंसूंगा तो ऐसा आएगा। तो 3-4 चीजें एडिटोरियल में होती हैं, इससे ज्यादा कुछ एडिटोरियल में नहीं होता है। जहां तक जितनी मैंने प्रिपरेशन की है और जितने मैंने आंसर लिखे, जितने मैंने प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सब एडिटोरियल से प्रीलिम्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि बहुत डिटेलिंग में एडिटोरियल होता है। लेकिन आपको एडिटोरियल में इतना टाइम नहीं देना है कि पूरा दिन एडिटोरियल में ही निकाल देना है। एडिटोरियल आपको सिर्फ 1-2 जो एडिटोरियल होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे ज्यादा। आज के एडिटोरियल में लद्दाख वाला इंपॉर्टेंट है, सेकंड एडिटोरियल इज नॉट इम्पोर्टेंट, और आगे जो इम्पोर्टेंट है वो है टेक्स्ट। आगे एक एडिटोरियल कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं आपको, आगे इंपॉर्टेंट है नीट। क्या नीट को डिसेंट्रलाइज किया जाए या नहीं किया जाए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं अगर बात करूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं टैक्स की बात करता हूं, टैक्स को आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन डेली आपको टैक्स में इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती। ये जो टॉपिक है, जो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, क्या जब रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएट होने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन बनता है। रुपी कब एप्रिशिएट होता है, रुपी कब डेप्रिशिएट होता है, रुपी डॉलर जब स्ट्रांग होता है क्या रुपी गिरता है, कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जब रुपी हमारा गिरता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या फर्क पड़ता है इस पर, कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका कितना इनफ्लो आ रहा है, उसकी वजह से रुपी पर क्या फर्क पड़ता है। जो जितने भी आपके डायमेंशन है वो आपको गाइस आपको पता होना चाहिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें, ये रुपी इंपॉर्टेंट, टैक्स वाला सेक्शन आप देख सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम से रिलेवेंट हो वही आप देखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। और गगनयान वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये रुपी वाला जो है, अगर मैं बात करूं, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी में, और ये भी जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं जामिया आरसीए के लिए, जामिया आरसीए के लिए ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये इतने, इनसे क्वेश्चन नहीं बन सकता, इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। डिकोडिंग आरसीए। अब हमारा जो लास्ट सेक्शन चल रहा है, हमारा लास्ट सेक्शन है ये बिजनेस वाला। बिजनेस वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये गाइस, इसको आपको पढ़ना है, लेकिन आपको हर चीज नहीं पढ़नी है बिजनेस वाले में। बिजनेस वाले में जो होती है बहुत सारी चीजें इररिलेवेंट चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें जो होती हैं आपके सिलेबस से कनेक्ट नहीं करती हैं, सिलेबस से बिल्कुल इंटरलिंक नहीं होती हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगर हम देखें, क्या ये पहला जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन अनाउंस था 4% इंक्रीज द फ्राइट रेट, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑयल इंडिया विल चेंज द प्रोडक्शन है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला टॉपिक ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरबीआई रिवाइव द इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी टू अरेस्ट द रुपी फॉल। जो रुपी फॉल गिर रहा है तो आरबीआई क्या इंटरवेंशन करना चाह रही है, आरबीआई ऐसा क्या करेगी कि रुपी जो फॉल हो रहा है वो उसको रोक पाए, रुपी जो डेप्रिशिएट हो रहा है उसको वो क्या कर पाए, रोक पाए।
क्या वो रेपो रेट बढ़ाएगी या फिर रिवर्स रेपो रेट पर काम करेगी, क्या करेगी मार्केट में, ऐसा क्या करेगी कि रुपी जो गिर रहा है वो कम हो जाए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई गाइस? इंडिया सीक्स टू इनपुट शार फार्मा एक्सपोर्ट टू शार्क एंड ईरान, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कोई भी, बस एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट था बिजनेस वाले में। और अगर मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ तो वर्ल्ड वाला सेक्शन आपको नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड वाला जो है इररिलेवेंट है, बिकॉज वर्ल्ड की जो न्यूज होती है वो वर्ल्ड से रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड नहीं होती है। तो इस सेक्शन के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है वर्ल्ड की न्यूज पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि आप अगर कोई भी वर्ल्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो आपके फ्रंट पेज पर दिखाई देगी। तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं होता है। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश की कि न्यूज़पेपर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई होप आपको पूरा हमने बताने की कोशिश की, जितने भी न्यूज हैं सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की कि उसको कैसे पढ़ना चाहिए, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, सारी हमने चीजें बताने की कोशिश की। अगर हमारे पास टाइम ज्यादा होता तो हम क्या करते, वी हैड लिमिटेड टाइम, तो हमने उस लिमिटेड टाइम में आपको सारी चीजें डिस्कस करने की कोशिश की। हमने 3 आर्टिकल भी लिए, कैसे उसको पढ़ा जाता है यूपीएससी के लिए, और मैंने आपको एलिमेंट भी बताया कि आखिर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं किसी भी आर्टिकल को पढ़ने के लिए। तो हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, हमने शुरू से पहले पेज से आपको बताया, हमने पहले पेज से आपको बताया फ्रंट पेज क्या होता है। फ्रंट पेज हमेशा सिलेक्टिवली पढ़ना, आप फ्रंट पेज को कभी भी सारे जो आर्टिकल्स है वो नहीं पढ़ना, सिलेक्टिवली पढ़ना। और जो स्टेट वाले लोकल न्यूज, क्राइम और पॉलिटिकल चीजें और सेलिब्रिटी वाली चीजें, स्पोर्ट्स वाली चीजें, सारी चीजें क्या करें, सारी चीजें क्या कर सकते हैं, सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, और मैंने कितनी सारी चीजें इसमें आपको बताने की कोशिश की जो आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपको करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है ये हमने बताने की कोशिश करी है। ये हमने बताया कि न्यूज़पेपर से आपको, ये हमने बताने की कोशिश की हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको सिलेबस आपको पता होना चाहिए, विदाउट सिलेबस आप जो है करंट अफेयर्स को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि करंट अफेयर्स इज ए प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। If you talk about the Jamia RCA, UPSC exam, whatever you are preparing for competitive exam, तो सारे competitive exam के लिए current affairs को पढ़ा ऐसे ही जाता है जैसा मैंने बताने की कोशिश की। करंट अफेयर्स काफी डायनामिक होता है, तो डायनामिक चीज को कैसे हम कवर करते हैं वो इसमें हमने आज डिस्कस किया। और कल की क्लास हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की है, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस को हम काफी अच्छे से कवर करेंगे कल, जो हमारी पॉलिटी, और हम उसको डिटेल में कवर करने वाले हैं। और हमारा जो कल की जो क्लास होगी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, पॉलिटी का जो करंट अफेयर्स होगा हम उसको स्टैटिक से इंटरलिंकेजेस करके पढ़ेंगे। आई होप यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, सी यू टुमारो। सर अगर आप सभी स्टूडेंट बने रहो, अभी कुछ कहना है मुझे, आप सभी स्टूडेंट बने रहे हैं अभी।